हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुद्रा की प्रकृति, कार्य एवं महत्व, मनी, इट्स नेचर, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मुद्रा यानी मनी का प्रयोग हम सभी करते हैं और सामान्यतः हम इसको कैश करेंसी के रूप में जानते हैं, यानी हमारे पास जो नगद राशि है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मुद्रा को या मनी को हम आज जिस रूप में देखते हैं वह एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है और मुद्रा आज हमारे आर्थिक जीवन का एक आवश्यक अंग बन गई है। अर्थशास्त्र में यदि हम बात करें तो चाहे व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत हो, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र हो, सभी में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो कीमत प्रणाली, प्राइस मैकेनिज्म का कार्य मुद्रा के द्वारा संचालित होता है। और यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की, समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो चाहे विकास की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, मुद्रास्फीति की बात हो, इन सभी समस्याओं का हल निकालने में मुद्रा या मौद्रिक नीति की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा उसी प्रकार भ्रमण करती है, घूमती है, जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। मार्शल तो यहाँ तक कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। विद्यार्थियों, मुद्रा का आविष्कार मानव जाति के इतिहास में, आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। हम जिस रूप में मुद्रा को आज देखते हैं वह एक लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम बात करते हैं मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो प्रारंभ में जब आवश्यकताएं सीमित थीं, आत्मनिर्भरता थी, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लेता था या परिवार के माध्यम से पूरी हो जाती थी, तो उस समय लेन देन या विनिमय का अभाव था। सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ी और आत्मनिर्भरता के स्थान पर पारस्परिक निर्भरता और विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन और विनिमय का प्रचलन हुआ। विद्यार्थियों, प्रारंभ में वस्तु विनिमय व्यवस्था रही, बार्टर सिस्टम क्रियाशील था, जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का विनिमय या लेन देन आपस में किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष सामने आने लगे कि जैसे हम उसको कहते हैं वस्तुओं के दोहरे संयोग का अभाव, कि मान लीजिए रमेश को कपड़ा देकर उसे चीनी की आवश्यकता है तो वह ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जो चीनी देकर कपड़ा लेना चाहे। तो इस प्रकार के संयोग का होना बड़ा मुश्किल काम था और इसके अलावा वस्तुओं के मूल्य मापक की समस्या आती थी कि वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार व्यक्त किया जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, विनिमय अनुपात क्या हो। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी और इस समस्या को बढ़ावा दिया वस्तुओं की अविभाजनशीलता ने। मान लीजिए एक व्यक्ति गाय को देकर मान लीजिए गेहूं खरीदना चाहे और चावल भी खरीदना चाहे, कपड़ा भी खरीदना चाहे, तो वह, और ये विभिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास हों, तो वह किस प्रकार विनिमय कार्य संपन्न करेगा। तो यह भी एक कठिनाई थी। इसके अलावा वस्तुओं के रूप में मूल्य का संग्रह भविष्य के लिए करना संभव नहीं था, क्योंकि वस्तुएं
नाशवान होती हैं। तो इन सब कठिनाइयों के कारण एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता महसूस होने लगी जो इन वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर कर सके। तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से प्रेरित होकर मानव ने मुद्रा का आविष्कार किया। और विद्यार्थियों, हमें यह ध्यान रखना होगा कि विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न कालों में अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता रहा है। यानी समय के साथ साथ मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा है। तो मुद्रा का जो वर्तमान स्वरूप है वह उसका विकास कई चरणों में से होकर गुजरा है। प्रारंभ में वस्तु मुद्रा हमारे सामने थी, कमोडिटी मनी, जिसमें विभिन्न समयों में, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में, विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हुई, जिसमें जो कृषि वस्तुएं हैं या जैसे पशुपालन से संबंधित वस्तुएं हैं, गाय, भैंस, अन्न, तंबाकू, यूरोप में बादाम, स्विट्जरलैंड में अंडे, बहुत सारी वस्तुएं, जैसे भारत में ऋग्वैदिक काल में गाय मुद्रा के रूप में काम में ली जाती थी, उसमें वस्तुओं का मूल्यांकन होता था। तो इस प्रकार प्रारंभ में हमें कमोडिटी मनी के रूप में हम उसको देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के बाद जब विशिष्टीकरण हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, तो वस्तुओं की जगह धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा और स्वर्ण और रजत मुद्राओं का प्रयोग लंबे समय तक विनिमय के लिए किया जाता रहा। लेकिन विद्यार्थियों, इन बहुमूल्य धातुओं का जो उत्पादन था वह सीमित था, उनमें घिसावट भी होती है, चोरी का भी भय होता है, लाने ले जाने में भी परेशानी होती है। तो और धातु मुद्रा बढ़ती हुई उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी, इसलिए उसके बाद पत्र मुद्रा, पेपर मनी का अस्तित्व सामने आया। और प्रारंभ में जो पत्र मुद्रा है जो इशू की जाती थी, निजी व्यक्तियों के द्वारा इशू की जाती थी, लेकिन बाद में इसे देशों के केंद्रीय बैंकों के द्वारा निर्गमन उसका किया जाने लगा। प्रारंभ में जितनी पत्र मुद्रा निकाली जाती थी, इशू की जाती थी, उसके पीछे 100% स्वर्ण कोष रखे जाते थे, रजत कोष रखे जाते थे। लेकिन और यह व्यवस्था स्वर्णमान और रजतमान के रूप में सामने थी। लेकिन बाद में जब ये महसूस किए जाने लगा कि सभी व्यक्ति एक साथ अपनी पेपर करेंसी को स्वर्ण में कन्वर्ट कराने के लिए नहीं आएंगे, तो इसलिए और यह व्यवस्था खर्चीली भी सिद्ध हो रही थी, इसलिए पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% कोष रखने के बजाय कुछ परसेंट में ही धातु मुद्रा कोषों में रखी जाने लगी। और इस व्यवस्था ने वर्तमान की जो पत्र मुद्रा निर्गम की व्यवस्था है उसका सूत्रपात किया। यानी अब जो पत्र मुद्रा केंद्रीय बैंकों के द्वारा इशू की जाती है उसके पीछे मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो किया जाता है। न्यूनतम रिजर्व कोष रखे जाते हैं स्वर्ण के रूप में या प्रतिभूतियों के रूप में। तो वर्तमान में हम जो मुद्रा का स्वरूप देख रहे हैं वह पत्र मुद्रा है, पेपर करेंसी है, पेपर मनी है। और इसके बाद मुद्रा का जो विकास होता है वह क्रेडिट मनी के रूप में हम इसको देखते हैं, साख मुद्रा के रूप में हम इसको देखते हैं, और जिसमें हम ले सकते हैं चेक, बैंक ड्राफ्ट्स, साख पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, हुंडी। ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी विनिमय का माध्यम का काम करते हैं।
और हालांकि ये जो सारे विलेख हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वह कानूनी रूप से वैध नहीं हैं, लेकिन विनिमय के माध्यम के रूप में, लेन देन के माध्यम के रूप में उपयोगी हैं। विद्यार्थियों, जो पत्र मुद्रा केंद्रीय बैंक के द्वारा इशू की जाती है वर्तमान में, उसके पीछे कानूनी वैधता है, लेन देन में वह स्वीकार की जाती है, सर्वमान्यता है। लेकिन जो क्रेडिट मनी है उसके पीछे वैधानिक कानूनी मान्यता नहीं होती और यह ऐच्छिक भी होती है, यानी साख मुद्रा को लेने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो और वर्तमान में हम आगे चलें तो हम मुद्रा का एक रूप ई मनी के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक मनी लेन देन की उस स्थिति को बताता है जहां पर भुगतान नेटवर्क पर इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। और हम इसमें ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना ई मनी का उदाहरण है। एक शब्द विद्यार्थियों और काम में लिया जाता है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी हम इनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम या स्मार्ट कार्ड के रूप में देखते हैं और ये सब प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है इनको। और ये नगद या कैश भुगतान का विकल्प हैं। और विमुद्रीकरण के बाद भारत में इनका भी लेन देन, इनके माध्यम से भी लेन देन का भुगतान काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी प्रचलन में है। और गवर्नमेंट भी जो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दे रही है। विद्यार्थियों, एक शब्द और मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी, ई वॉलेट। आपने नाम शायद सुना होगा और आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि आपका जो स्मार्टफोन है वही आपका पर्स है, वही आपका बटुआ है, यानी आपका स्मार्टफोन एक बटुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका जो स्मार्टफोन है वह डिजिटल पर्स है और जिसका उपयोग आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के लिए कर सकते हैं। और ये विद्यार्थियों प्रीपेड होता है और इसका प्रयोग आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, बिल का भुगतान करने के लिए, अपना फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए, टीवी रिचार्ज कराने के लिए, टिकट बुकिंग करने के लिए या मुद्रा हस्तांतरण के लिए, मनी ट्रांसफ़र के लिए या भुगतान लेने के लिए भी कर सकते हो। और इसको हम वर्चुअल वॉलेट के नाम से भी जानते हैं या इसको मोबाइल वॉलेट भी कहा जाता है। और बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल हम इसका कह सकते हैं, जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है या SBI बड़ी है या गूगल पे है या भीम है, ये सब ई वॉलेट के एग्जाम्पल्स हैं। विद्यार्थियों, आपने हम जब मुद्रा के विकास की बात कर रहे हैं तो हमें आपने बिटकॉइन का नाम भी शायद सुना होगा। हम क्रिप्टो करेंसी की भी बात इस संदर्भ में कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जिसका पॉपुलर उदाहरण या सबसे पहला उदाहरण जिसका एग्जाम्पल बिटकॉइन है और जिसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का आविष्कार हुआ। और जैसे US डॉलर की तरह ही ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का माध्यम है, परंतु यह डिजिटल है और इसमें एन्क्रिप्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। और इसमें एन्क्रिप्शन टेक्निक का जो प्रयोग है वह जो मॉनेटरी यूनिट्स है उसके क्रिएशन के लिए, उसके क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए और फंड ट्रांसफ़र के लिए इसका यूज किया जाता है। ये वर्चुअल मनी है, यानी यह फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही किसी देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा इसको इशू किया जाता है। जैसे हम भारत में देखते हैं
कि जो बैंक नोट्स हैं वो केंद्रीय बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं और फिजिकल फॉर्म में वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे ई वॉलेट है, इसमें भी आपको जो फिजिकल करेंसी है जैसे बैंक नोट हैं उनके बदले में वो प्रीपेड आपका प्लान होता है एक तरह से, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है और अभी इसके प्रति कानूनी स्वीकार्यता भी नहीं है। तो ये विभिन्न चरण हैं जिनमें से होकर मुद्रा का विकास हुआ है। तो मैं समझती हूँ आपको जिस रूप में हम मुद्रा को, मनी को हम जिस रूप में देख रहे हैं वह किन किन अवस्थाओं में से होकर गुजरी है, मैं समझती हूँ आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या आपको समझ में आ गया होगा कि हम जिस रूप में आज मुद्रा को देख रहे हैं वास्तव में मुद्रा का विकास या मुद्रा का जो स्वरूप है वह समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहा है। विद्यार्थियों, ये तो बात हुई मुद्रा के विकास की, इवोल्यूशन ऑफ मनी की। अब हम बात करते हैं कि मुद्रा को हम किस प्रकार परिभाषित करें या मुद्रा क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करें। तो भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है और इन परिभाषाओं को हम मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो विचारधारा के अनुसार, यानी परिभाषाएं संकुचित दृष्टिकोण अपना रही हैं, व्यापक दृष्टिकोण अपना रही हैं, या हम जिसको एक आधुनिक या उचित दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। हम 3 कैटेगरीज में इनको रख सकते हैं। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार जो मुद्रा है उसमें केवल वस्तु के रूप में, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में या दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है और इसमें केवल धातु मुद्रा को ही शामिल किया जाता है। और जहाँ तक व्यापक दृष्टिकोण की बात है तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कोई भी वस्तु जो मुद्रा का काम कर रही है वह मुद्रा है, और चाहे वह धातु मुद्रा है, पत्र मुद्रा है या साख मुद्रा है, साख पत्र हैं, सबको इसमें मुद्रा में शामिल कर लिया गया। हालांकि इसमें मुद्रा का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक हो गया है और इसमें जो हम कहें कि जो साख मुद्रा है, चेक है या मांग जमाएं हैं, उनको भी मुद्रा के रूप में शामिल कर लिया गया है, जिसकी की सामान्य स्वीकृति जिसके बारे में नहीं होती है। और इस प्रकार ये जो जैसे चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या ड्राफ्ट है, ये विनिमय का तो माध्यम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इनको लोग सामान्य रूप से स्वीकार करें। तो जो मुद्रा की जो उचित परिभाषा है उसमें कहा गया कि मुद्रा में जिन वे सभी वस्तुएं शामिल हैं जो किसी समय या किसी स्थान पर बिना किसी संदेह के, बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने में, वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करने में, व्यय का भुगतान करने के लिए साधारण रूप से सामान्यतः स्वीकार की जाती हैं। तो इसमें जो मध्यम मार्ग है या जो उचित दृष्टिकोण है, हम उसमें मार्शल का या एली या कीन्स आदि अर्थशास्त्रियों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और इसमें उन ऐसी वस्तुओं को मुद्रा के रूप में शामिल किया गया जिससे विनिमय के माध्यम और ऋणों के भुगतान के लिए सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। जैसे कि हम जो साख पत्र हैं, चेक, विनिमय पत्र, इनको सामान्यतः मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा ग्रुप जो परिभाषाओं का है वह प्रकृति के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएं हैं, जिनको हम वर्णात्मक परिभाषाएं, वैधानिक परिभाषाएं और तीसरा सामान्य स्वीकृति के आधार पर
तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जो वर्णनात्मक परिभाषाएं हैं उसमें मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया है, और जो जैसे कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक है और विनिमय का माध्यम है। तो वर्णनात्मक परिभाषाओं में मुद्रा के कार्यों का उल्लेख किया गया है और उसमें स्पष्ट रूप से यह आंसर नहीं दिया जाता कि मुद्रा क्या है। और जो वैधानिक परिभाषाएं जिसमें हम नेप और हार्ट्रे इन दो अर्थशास्त्रियों को खासतौर से उल्लेख कर सकते हैं, जिन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जो सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा मानी जा सकती है। लेकिन विद्यार्थियों, यह जरूरी भी नहीं है कि सरकार जिस वस्तु को मुद्रा घोषित कर दे वह मुद्रा के रूप में मानी जाए, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब जैसे खास तौर से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मन सरकार ने मार्क मुद्रा थी, लेकिन उसको लोग बाग मुद्रा के रूप में उसको काम नहीं ले रहे थे। तो मुद्रा, किसी वस्तु को मुद्रा का दर्जा देने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें सामान्य स्वीकृति हो, जनरल एक्सेप्टेंस जिसमें हो। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुद्रा वह है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, यानी जो सामान्य रूप से जो स्वीकार की जाती है, जो वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में, ऋणों का भुगतान करने के रूप में, मूल्य के माप के रूप में, संचय के साधन के रूप में, वह मुद्रा है। तो हम यदि मुद्रा को उचित रूप से परिभाषित करें जिसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाएं, यानी जिसमें मुद्रा की सर्वग्राह्यता भी आ जाए, सामान्य स्वीकृति भी आ जाए और मुद्रा के कार्यों का विवरण भी हो जाए, तो हम मुद्रा को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का माप और मूल्य संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत, सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, यानी जिसको बिना किसी जांच पड़ताल के स्वीकार किया जाता है, विस्तृत क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है, जिसमें जनरल एक्सेप्टेंस होती है, सामान्य स्वीकृति का भाव जिसमें होता है। और जो मुद्रा के कार्य जिनके लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ, जो लेन देन को सुगम बनाती है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य व्यक्त किया जा सकता है, भविष्य में जिसमें भुगतान किया जा सकता है, जिसमें हम अपनी धन और संपत्ति को संचित रख सकते हैं, वह वस्तु मुद्रा है। तो यहाँ इस परिभाषा में या इस डेफिनेशन में मुद्रा को उचित रूप से परिभाषित किया गया है कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान तथा मूल्य संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत एवं सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमने मुद्रा का विकास देखा, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी ये देखा, और मुद्रा को हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, मुद्रा क्या है, और जो हमने मुद्रा की परिभाषा दी है सामान्यतः उसमें से ही मुद्रा के कार्य निकल कर आते हैं या मुद्रा के कार्यों को वो परिभाषित भी कर रही है। तो हम अगला जो वीडियो लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम मुद्रा के कार्यों और मुद्रा की प्रकृति इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।